हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 5th यूनिट को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय सेफ्टी। देखो, इसके पहले हमने एम्प्लॉय हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो आर्टिकल 11 टू आर्टिकल 20 इंक्लूड है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया था। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि एम्प्लॉय सेफ्टी क्या होता है। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की जो हेल्थ है, जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो करती है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले एम्प्लॉय की सेफ्टी भी करती है। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि कोई डेंजर प्लेस है, उस डेंजर प्लेस पर आपको ले जा करके बोले कि आपको यहाँ पर वर्क करना है, तो क्या आप वहाँ पर अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे? क्या ऑब्वियसली आप अपने वर्क पर वहाँ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेम यही चीज़ें एक फैक्ट्री में भी होती है। तो जो फैक्ट्री का ऑनर है या ऑक्यूपियर्स है, उसने यहाँ पर एम्प्लॉय की सेफ्टी को श्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखा है, ताकि जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है उसको श्योर कर सके। तो आज हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है, एम्प्लॉय की सेफ्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को पढ़ना होगा, जिसमें आर्टिकल 21 टू आर्टिकल 41 में एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आज हम यहाँ पर आर्टिकल 21 से आर्टिकल 41 को डिस्क्राइब करेंगे और एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। इट मीन्स यहाँ पर फेंसिंग रिक्वायरमेंट की बात की गई है, जिससे क्या होगा कि फैक्ट्री में जो एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट होती है उसको यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। मशीन के ऑल डेंजर्स पार्ट, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मोटर है, रोटरी कन्वर्टर है या ट्रांसमिशन है, फ्लाई व्हील्स है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सिक्योर करके रखना चाहिए, फेंसिंग करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट ना हो और हम उसे इजीली प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है वर्किंग ऑन और नियर मूविंग मशीनरी। अब देखो, यहाँ पर जो फैक्ट्री में मशीन्स है जो मूव हो रही है, तो उन मशीनों का अगर हमें इंस्पेक्शंस करना है या फिर ल्यूब्रिकेशन करना है, रिपेयर करना है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली या स्पेशली ट्रेन्ड एडल्ट मेल एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। जो मतलब कहना चाहिए कि फैक्ट्री का ऑनर है वो सेफ्टी सूट देता है, वही सेफ्टी सूट को पहन करके वो जो ट्रेंड एम्प्लॉय है या ट्रेंड पर्सन है, वो यहाँ पर जो मशीन है उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। और ऐसी मशीनों से जो वुमेन्स है या जो यंग पर्सन रहता है उसको दूर रखा जाता है। उनमें मतलब कहना चाहिए कि उन मशीनों को यहाँ पर क्लीन करने का या एडजस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में है यंग पीपल वर्किंग ऑन डेंजरस मशीन्स। इट मीन्स देखो, यहाँ जो फैक्ट्री में यंग पीपल है, यंग पीपल को जो डेंजरस मशीन है, डेंजरस मशीन में वर्क करने की परमिशन नहीं दी जाती है। अब देखो, यहाँ पर परमिशन इसीलिए नहीं दी जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, प्रिकरेफरेंस नहीं होंगे। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज, इंफॉर्मेशन और उसके प्रिकरेफरेंस के बारे में यहाँ पर मालूम हो तो उसको यहाँ पर वर्क करने की परमिशन दी भी जाती है। लेकिन अगर उस मतलब जो यंग पीपल है उसको अगर यहाँ पर वर्क करना ही है तो यहाँ पर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग उसके सुपरविजन के अंडर में होती है। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में है पावर डिस्कनेक्शन डिवाइस। अब देखो, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें हैं, मतलब मशीनें यूज हो रही है, तो उस मशीनों में ऑब्वियसली यूज हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ही। लेकिन उस मशीन में वर्क करते करते मान लो कि किसी वर्कर को करंट लग गया, तो क्या आप डायरेक्ट जा करके उस वर्कर को उस मशीन से अलग करके लेके आएंगे? नहीं ना, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही करंट लग जाएगा। या आप स्विच ऑफ करेंगे क्या? नहीं, आपको भी डर लगेगा स्विच ऑफ करने के लिए। तो हम इस एक्सीडेंटल कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जब हमारे पास में वहां पर सुटेबल इक्विपमेंट अवेलेबल हो जिससे हम पावर को डिस्कनेक्ट कर सके। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। अब देखो,
फैक्ट्री में जो मशीन सेल्फ एक्शन ले रही है, सेल्फ मूव हो रही है, तो और ऐसी मशीनों के पास में अगर एम्प्लॉय का आना जाना लगा है, वहाँ उसके आसपास ही उसको वर्क करना है, तो जो फैक्ट्री का ऑनर है वो वर्कर को परमिशन देता है कि आपको इस मशीन से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस बना के रखना होगा, जिससे क्या होगा कि जो एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट हो सकती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 26 में है यहाँ पर कवर्ड ऑफ न्यू मशीनरी। अब देखो फैक्ट्री में जो न्यू मशीन्स है, न्यू मशीन्स में सेट स्क्रू होंगे, मूविंग सॉफ्ट होंगे, स्पिंडल होंगे, पिनियन होगा और जो फ्लाई व्हील होंगे, तो इन सारी चीज़ों में भी स्क्रू लगे होंगे। तो इन स्क्रू को यहाँ पर इफेक्टिव मैनर के थ्रू यहाँ पर हम सेट करके रख सके, सेट करके रखना चाहिए, या फिर समझ लो कि कवर करके रखना चाहिए, सिक्योर करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर आगे कोई डिस्टरबेंस होता है या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट होती है तो उसको इजीली प्रिवेंट किया जा सके। फिर उसके बाद में आर्टिकल 27 में है प्रोविजन ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन स्पिनर्स। अब देखो जो कॉटन स्पिनर्स है, कॉटन स्पिनर्स में वर्क करना बहुत हार्ड है, और ये मतलब कहना चाहिए कि ज़्यादा टाइम मतलब लॉन्ग टाइम वाला वर्क है। नॉर्मली वर्किंग टाइम क्या रहता है, 8 आवर का रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्किंग आवर रहता है कॉटन स्पिनर्स में 10 आवर एबो रहता है। तो यहाँ पर जो वुमेन्स है या चिल्ड्रंस हैं, इनको काम करने की मनाही की गई है। और यहाँ पर कॉटन से क्या होता है कि बहुत सारी धूल निकलती है, तो उस धूल निकलती है, या आपने देखा भी होगा कि कॉटन से ऐसे छोटे छोटे से मतलब वो रेसे निकलते हैं, तो वो रेसे क्या होगा कि ब्रेथ के साथ में अंदर जाएंगे, स्टोर होंगे, जो उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और यहाँ पर उनकी सेफ्टी भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वुमेन्स है और चिल्ड्रंस है उनको यहाँ पर कॉटन स्पिनर्स में वर्क करने की मनाही है। फिर उसके बाद आर्टिकल 28 में क्या होता है कि हॉजिस्टेंस एंड लिफ्ट के बारे में बात की गई है। तो फैक्ट्री में जो हॉजिस्टेंस है या लिफ्ट यूज हो रही है वो गुड मैकेनिकल मटेरियल की बनी होना चाहिए, मतलब गुड मैकेनिकल स्ट्रक्चर वाली होना चाहिए, और उसका साउंड मटेरियल होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एडवोकेट स्ट्रेंथ की होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मेंटेन वाली होना चाहिए जो लिफ्ट है, और यहाँ पर कम से कम 6 महीने में एक बार उसका इंस्पेक्टेड होना चाहिए। उससे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को फिर एक रजिस्टर में स्टोर करके लिख करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कोई एक भूल किसी एम्प्लॉय पर या वर्कर पर भारी पड़ जाए, मतलब एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सारी चीज़ों को स्टोर करके तो नहीं रख सकता है ना। और अगर आपने कोई चीज़ को लिख के रखा है तो आप उसको देख करके याद करके आगे उस प्रोसेस को कर सकते हैं, मतलब आगे उस वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप सभी ने दिल मूवी देखा होगा। उस दिल मूवी में आमिर खान और माधुरी दीक्षित रहते हैं। तो आमिर खान क्या है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और इसी कारण से वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, लेकिन जब वो लिफ्ट से नीचे आता है तो लिफ्ट से नीचे आते हुए उसके साथ में एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का बेल्ट टूट जाता है। तो यही सारी चीज़ें किसी अदर एम्प्लॉय के साथ में या अदर फैक्ट्री के साथ में ना हो, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर जो लिफ्ट या हॉजिस्टेंस है उनकी सेफ्टी को श्योर करना चाहिए। फिर उसके बाद में है यहाँ पर आर्टिकल 29 में यहाँ पर लिफ्टिंग मशीन्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। अब यहाँ पर देखो जो लिफ्ट में यूज़ होने वाले जैसे क्रेन है, हुक है या फिर जो चेन है जो यूज़ हो रहे हैं वो गुड क्वालिटी वाले होना चाहिए, मतलब उनका मतलब ये जो भी है वो अपने वर्क में स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन इक्विपमेंट्स में या मशीनरी में कोई इसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो। तो ये थे आर्टिकल 21 से आर्टिकल 29। अब हम आगे डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 30 से। आर्टिकल 30 क्या है? ग्राइंडिंग प्रोसेस मशीन्स। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो घूमने वाली मशीनें हैं उस मशीन्स के पास में एक सेफ्टी नोटिस लगा होना चाहिए। उस सेफ्टी नोटिस में मशीन के बारे में सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए कि आप इस मशीन को अगर टच करेंगे तो आपको इससे करंट लग सकता है या ये कितनी स्पीड से चल रही है। अब उस सेफ्टी नोटिस में आपने जितनी स्पीड मतलब जितनी स्पीड उसमें मेंशन किए हो उतनी ही स्पीड से आपको मशीन को चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा स्पीड से आप मशीन को चला रहे हो और उसमें वर्क करने वाला वर्कर के साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 31
आर्टिकल 31 में है प्रेशर प्लांट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लांट है या मशीन्स है उनमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो ब्लास्ट होगा ही। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जो ऊपर सीटी लगी रहती है उस सीटी के थ्रू वो जो कुकर है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। मतलब ज़्यादा अगर प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है, अंदर हो जाता है, तो वो जो गैस है वो निकल करके वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। अगर अब हम मान लो कि उस कुकर की सीटी को खुद से बांध के रख दिए, बंद करके मतलब दबा के रख दिए और उसकी जो गैस है उसको निकलने ही ना दे, तो इससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि जो मतलब ऐसे ही एक फैक्ट्री में होता है कि अगर आप किसी प्लांट या मशीन के साथ में ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली वो ब्लास्ट होगी, और ब्लास्ट होने से उसमें जो वर्कर काम कर रहा है या उसके आसपास भी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ में भी यहाँ एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो प्लांट है या मशीनरी है उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में आर्टिकल 32 में है फ्लोर स्ट्रेस एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पर फैक्ट्री में जो फ्लोर है, स्ट्रेस है या पैसेज वे है, उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई ऑब्स्टिकल या मटेरियल गिरा हो और उस पर पैर रखने से किसी भी वर्कर का मतलब कोई भी वर्कर उसमें स्लिप हो जाए। अगर स्लिप होगा तो ऑब्वियसली मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, वो उसको चोट पहुंची, उसकी सेफ्टी है कि इसमें नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एक फैक्ट्री में ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए। फिर उसके बाद में आर्टिकल 33 में क्या है, पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर्स। अब देखो फैक्ट्री में जो पिट्स है, सम्स है, ओपन टैंक है, उसके फ्लोर में इन सारी चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी वर्कर उसमें वर्क करते करते गिर गया और उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया। फिर है आर्टिकल 34 में एक्सेसिव वेट। अब यहाँ पर आप फैक्ट्री में किसी भी वर्कर को यहाँ पर आप एक्सेसिव वेट को उठाने के लिए, ले जाने के लिए या वन प्लेस टू अदर प्लेस रखने के लिए यहाँ पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो। अगर आप प्रेशर डालोगे और वो वर्कर ऐसे काम कर भी ले तो क्या होगा उसके साथ में, ऑब्वियसली उसके साथ में एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट होगी ही। फिर उसके बाद में आर्टिकल 35 में है प्रोटेक्शन ऑफ आइज। अब देखो आप किसी भी फैक्ट्री में वर्कर के साथ में वर्कर को प्रेशर नहीं डाल सकते हो ऐसे काम को करने के लिए जिससे उसकी आइज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अब जैसे मान लो कि जो वर्कर है वो खुद से ऐसे काम करना चाह रहा है लेकिन फिर भी तो वो वर्कर ऐसे कामों को सेफ्टी के साथ में करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल्डिंग वाला, मतलब वेल्डिंग करने वाला जो मतलब वर्कर है वो ऐसे कामों को करता है लेकिन उससे जो चिंगारियां निकलती है उससे आंखों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वो चश्मा पहन करके मतलब सेफ्टी के साथ में काम करता है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 36 में है प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स। फिर उसमें देखो क्या होता है कि फैक्ट्री में जैसे बॉयलर फर्नेस है या फिर जो बॉयलर चिमनी है, चैम्बर टैंक है, पाइप है या अदर सरफेस है, अदर सरफेस में क्या हुआ कि फ्यूमस स्टोर हो गया। अब इस फ्यूमस को यहाँ से हमें एयर वेंटिलेशन के थ्रू ओपन एयर में छोड़ना होगा और उसको कोल्ड करना होगा। उसी के बाद में हम किसी यहाँ पर वर्कर को उसमें वर्क करने की परमिशन दे सकते हैं। अदरवाइज हम उसमें किसी भी वर्कर को वर्क करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं जब तक कि मतलब कोई गर्म भट्टी है, गर्म भट्टी में आप किसी को बोल तो नहीं सकते ना कि जा भाई आप उस गर्म भट्टी में काम कर और उसमें धुआं भी भरा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर उसको कोल्ड करना पड़ेगा, उसका जो फ्यूम्स है उसको वहाँ एयर वेंटिलेशन के थ्रू बाहर छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसमें किसी वर्कर को वर्क करने की परमिशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आर्टिकल 37 में हमारा एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट एंड गैस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पर जो डस्ट है, गैस है, फ्यूम्स है या जो वेपर्स है वो मतलब ऐसे जनरेट होते हैं, मतलब इस लिमिट तक जनरेट हो जाते हैं कि उनके बर्निंग से विस्फोट होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। अब हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं अभी के टाइम पर कि काश
उस टाइम पर उस फैक्ट्री में ऐसी जहरीली गैस अगर यूज ही नहीं करते तो क्या पता ये त्रासदी होती या नहीं होती। तो ऐसे सोर्स को यूज नहीं करना चाहिए जो एम्प्लॉय की सेफ्टी को श्योर नहीं करते हैं। तो देखो आगे से हम ऐसे सोर्स का यूज बंद कर दें तो हम ऐसी त्रासदी होने से भी शायद रोक सकते हैं। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। अब देखो किसी भी फैक्ट्री में नॉर्मली डोर और विंडोज तो होते ही हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम के लिए भी डोर और विंडोज अवेलेबल होना चाहिए, जिससे जो एक्सीडेंटल कंडीशन है उसको इजीली प्रिवेंट किया जा सके, है ना। फिर यहाँ पर जैसे वार्निंग सिग्नल होना चाहिए जिसका साउंड बहुत स्ट्रांग हो, जो इजीली जो मतलब फायर होने पर इजीली वर्कर्स उसको सुन पाए। फिर यहाँ पर जो डेंजर प्लेस है उसको इजी लैंग्वेज में मार्क करके रखना चाहिए कि ये डेंजर प्लेस है, जिससे वर्कर्स भी समझ पाएंगे कि हाँ इस प्लेस में जाने से डेंजर होगा, मतलब खतरनाक एरिया है ये। या अगर कोई स्ट्रेंजर भी अगर हमारी कंपनी में या फैक्ट्री में कभी आता है तो वो भी इजीली समझ पाएगा कि हाँ इस प्लेस में जाना सही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक्सीडेंटल कंडीशन को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। अब एक्सीडेंटल कंडीशन को अगर हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं मतलब हम एम्प्लॉय की सेफ्टी को श्योर कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में है यहाँ पर आर्टिकल 39 में है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स एंड टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो जहां फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अगर इंस्पेक्टर को ये लगता है कि फैक्ट्री का कोई पार्ट या फिर कोई एरिया जो डेंजर है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर उसकी सेफ्टी के लिए डेंजर है, मतलब उसकी रिपेयरिंग करना चाहिए। तो और ये मतलब ऑर्डर किसको देगा, वो इंस्पेक्टर की जो मतलब फैक्ट्री का ऑक्यूपियर्स है या जो ऑनर है उसको यहाँ पर ऑर्डर देता है कि आप जो फैक्ट्री की रिपेयरिंग करो इस पार्ट की। फिर देखो रिपेयरिंग करने के लिए उस पार्ट का टेस्ट होगा, फिर टेस्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इंस्पेक्टर को दिया जाता है। और अगर वो एरिया वाकई में रिपेयरिंग के लायक हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, अदरवाइज फिर जैसे काम चल रहा है वैसा चलते रहता है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 40 में है मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। आप देखो किसी भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि सीलिंग सही नहीं है, वॉल सही नहीं है, फ्लोर सही नहीं है और आपको वहां पर वर्क करने के लिए बोल दिया गया। तो क्या आप ऐसे प्लेस में या ऐसे बिल्डिंग में वर्क कर पाएंगे क्या? नहीं। प्रॉपर उसके सीलिंग, उसकी वॉल, फ्लोर मेंटेनेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी टूटी फूटी बिल्डिंग में ले जाके बोला कि आप वर्क करो, क्या पता कि वही बिल्डिंग टूट करके आपके ऊपर गिर जाए, तो ऐसी जगह पर आपको वर्क करने की परमिशन नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में है पावर ऑफ मेक सप्लीमेंट्री रूल्स। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये पावर है कि वो एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए सप्लीमेंट्री रूल्स को क्रिएट कर सके। आज हमने यहाँ पर इस क्लास में क्या पढ़ा, एम्प्लॉय सेफ्टी के बारे में डिस्क्राइब किया। एम्प्लॉय सेफ्टी को पढ़ने के लिए हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को पढ़ना पड़ा, जिसमें आर्टिकल 21 से आर्टिकल 41 को हमने डिस्क्राइब किया, जिसमें क्या दिया हुआ एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।